शुरू करें। तो थोड़ा ज़रा टेक लगाएं। ये सवाल मैंने आपको एक दिन फोटोकॉपी करा के दिया था IAS 38 की क्वेश्चन 14 की बैक पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, उसके भाग लगाए, उसे नेक अमाल करने की तौफीक दे उसको। आपके साथ वाले जैसे दो चार अच्छे हो जाए ना दुनिया में, तो दुनिया अच्छों से भर जाए माशाल्लाह। पेज 287 ये सवाल दिया था, देखें क्वेश्चन 7 ज़ीब्रा वाला मिले, इसमें नहीं था, इन्हीं में था। अगर था तो फिर उसने गलत कॉपी कराया है। 14 और 15 उसने कॉपी करा लिया है और उधर से 8 कराया है। ये ज़ीब्रा वाला किसी दिन दिया था, देखें किसी सवाल के पीछे है, ये लीज वाले सवाल के पीछे है। हाँ, वो जो लीज वाला सवाल नहीं दिया था उसके पीछे है। ये देखें साथ वाले के बैग में के सफ़े लूज पेजेस घूम रहे हैं, पर्चियाँ पुर्चियाँ। मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने दिया हुआ ये सवाल। ये सवाल कॉपी करवा के ला दें, उतनी देर में इंशाल्लाह सोल्यूशन भी ख़त्म हो जाना है हमारा। तो ये एक पर्ची सी बांटी थी एक दफ़ा, लीज वाले सवाल था क्वेश्चन 19 और उसकी बैग के ऊपर था ये सवाल। उसको बुलाएं शिदादे को हमारे। चलें छोड़ें यार, समझे पेपर में सवाल आया और पेपर को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर मेड बाय ज़ीब्रा लिमिटेड। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की हैं ज़ीब्रा लिमिटेड ने ऑन 1 अप्रैल 2017। रिलैक्स हो जाए, आसान सा सवाल है, मैं ऐसी तरह डिस्कस करता। ये इससे सवाल लो, उसकी कॉपीज़ करा के ला दो। कितने लोगों के पास नहीं है? चलो 20 कॉपीज़ करा के ला दो। हाइब्रिड वाले तो सबके पास ही नहीं है। ऑन 1 अप्रैल 2017 ZL एक्वायर्ड अ लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग अ टीवी चैनल। एक्वायर्ड अ लाइसेंस का मतलब बताएं? परचेज्ड, उसको पश्तो में समझाओ, नहीं समझा रहा। परचेज्ड इंटेंजिबल फॉर 86.3 million, out of which 50 was paid immediately. Total 86.3 immediately paid, to be paid 36.3. Discount rate 10%. The balance amount is payable after 2 years. Is payable after, डिस्काउंट रेट मैं मिटा रहा हूँ 10% पर एनम। ये देख लें, डिस्काउंट रेट है 10% पर एनम, ताकि हमारे पास ज़रा खुली जगह हो जाए। खुली जगह की खैर है, जगह दिल में होनी चाहिए। दिल में जगह हो तो बंदा बना ही लेता है जगह। 1 अप्रैल 2017 इंटेंजिबल एसेट डेबिट, अगर डिस्काउंट रेट ना दिया हो तो पेएबल पूरा ही रिकॉर्ड कर दीजिएगा। अगर डिस्काउंट रेट ना दिया हो तो पेएबल पूरा ही रिकॉर्ड कर दीजिएगा। अगर डिस्काउंट रेट दिया हो तो चाहे कोई भी टॉपिक हो, उसमें पेएबल को प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड कीजिएगा। जैसे हमने अभी ताज़ा कंसोलिडेशन में सऊदी किंग को 3 साल बाद 90 मिलियन देने थे क्वेश्चन 17 में, उसको हमने डिस्काउंट भी किया था। 90 को पता नहीं 68 पॉइंट कुछ कल ही क्लास में आया था, और डिस्काउंट करने के बाद उसको अनवाइंड भी किया था ताकि वो दोबारा लाइबिलिटी उस पर पहुंचे। तो एग्जैक्टली वही काम है। क्या 3 साल बाद किंग को पैसे देने हैं या 2 साल बाद लाइसेंस के सप्लायर को पैसे देने हैं? तो इसको पीवी में बुक करें। कैश बोलें, पेएबल इनटू रेज टू पावर -2 30। एसेट किस पे रिकॉर्ड होगा? आप समझ लें सऊदी किंग को इतने पैसे दे दिए, इतने देने थे, उसकी पीवी मिला के इन्वेस्टमेंट में डाल दी थी हमने जिस तरह। चलें जी नोट करें। इसको लिख लेना अपने रजिस्टर पे, पेज 287 वॉल्यूम 1 क्वेश्चन 7।
अ मेगा सोशल मीडिया, अ मिनी सोशल मीडिया? मेगा सोशल मीडिया। अ मेगा सोशल मीडिया, बिना नोट कर लें कल तक, अब खुला टाइम दे रहा हूं मैं। केले के लिए हो गया, आपके साथ वाला छोड़ के चला गया। मेगा सोशल कैंपेन में एडवर्टाइजमेंट हुई, इसकी एंट्री बताएं। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ट्रांसमिशन ऑफ चैनल स्टार्टेड ऑन यकम अगस्त 2017, तो इस दिन से अमोटाइज करना शुरू कर देंगे। लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 years। ओरिजिनल लीगल लाइफ बताएं। एक्वायर किया ना लाइसेंस, ओरिजिनल लीगल लाइफ, रिन्यूअल डालें 5, तो टोटल 10। अब सवाल ये है कि लीगल लाइफ में ओरिजिनल लीगल लाइफ 5 है, इस 5 को डालना है या नहीं डालना या क्रॉस करना है, वो मैं भी पढ़ के देखता हूँ। एंड इज रिन्यूएबल एट अ कॉस्ट ऑफ 35, मिनिमल नहीं है। सिंस द रिन्यूअल कॉस्ट इज मैक्सिमम नॉट मिनिमल सिग्निफिकेंट, मैनेजमेंट का इरादा है टू रिन्यू द लाइसेंस ओनली वंस, कि एक दफ़ा तो करा ही लेंगे लाइसेंस का। मैनेजमेंट इंटेंशन को देखें या फिर स्टैंडर्ड की गाइडेंस को देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट इंटेंशन हर स्टैंडर्ड में ही फारिग करे। IFRS 9 कहता था इंटेंशन पूछो कि होल्ड टू कलेक्ट है या होल्ड टू कलेक्ट और मे सेल है। देखिए, जहां स्टैंडर्ड मैनेजमेंट की इंटेंशन पूछता है वहां पूछता है, जहां स्टैंडर्ड मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं पूछता वहां नहीं पूछता। जैसे IS 2 के अंदर अगर आपने अगले साल इन्वेंट्री बेचनी है और आपको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पता है, तो मैनेजमेंट की इंटेंशन ये है कि फला बंदे को बेचनी है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस उसकी वाली ले लें। लेकिन IS 41 में अगर आपने सोचा हुआ है कि इस जानवर को मैंने अगले साल फला बंदे को सस्ता बेचना है, तो फिर IS 41 में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। IS 41 में हमेशा मैयर होता है फेयर वैल्यू माइनस, लेकिन IS 2 में मैयर होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पे, वहाँ फेयर वैल्यू पे मैयर नहीं होता। तो ये कोई जनरल रूल नहीं है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन ही देखनी होती, लेकिन जहाँ स्टैंडर्ड गाइडेंस दे रहे हैं वहाँ पे फिर मैनेजमेंट की इंटेंशन नहीं चलेगी। तो इसलिए प्लीज़ इग्नोर दिस, द मैनेजमेंट टेंड्स टू रिन्यू। हमने डिसीजन 35 और 80 की बेस पे लिया। तो इग्नोर मैनेजमेंट इंटेंशन प्लीज। समोसे खत्म हो गए, चलो ले आओ, और अब यही चलता रहना है। ओनली वंस इन सेल इट एट द एंड ऑफ 8 years। 8 years क्या है इसकी यूजफुल लाइफ? लीगल लाइफ इज, यूजफुल लाइफ इज, सो द लोअर इज 5। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट नहीं है इसकी, मैनेजमेंट का अंदाजा है कि रेजिडुअल वैल्यू 15 होगी और 20 होगी एट द एंड ऑफ 5 years एंड 8 years। 31 दिसंबर 2017। अमोर्टाइजेशन डेबिट, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट 80, लाइफ कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, क्यों? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू तब लेते हैं जब एक्टिव मार्केट हो या थर्ड पार्टी कमिटमेंट हो। यहाँ थर्ड पार्टी कमिटमेंट भी नहीं है एक्टिव, बल्कि हमारा अंदाजा रेजिडुअल वैल्यू नहीं हो सकता है। IS 16 में शायद ये बात चल जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड में नहीं चलेगी। हमारा अंदाजा कैनॉट बी अ थर्ड पार्टी एस्टीमेट, एंड क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली सेइंग देयर इज नो एक्टिव मार्केट।
इंटू और क्या एंट्री, और कोई एंट्री? जी बिल्कुल। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, इस पेबल को 2 सालों में ग्रो करा के आपने 86.3 पे लेके जाना है, सॉरी 86.3 पे नहीं, इस 30 को ग्रो करा के आपने 2 सालों में 30, तो इसको अनवाइंड करें, डिस्काउंट कर चुके हैं, इसका डिस्काउंट खोलें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, पेबल को बढ़ाएं ताकि ये करीब आए, करीब किसके आ जाए, 36.3 के, 30 प्रिंसिपल अमाउंट समझ लें। इसी तरह ना कि बैंक को 36 वापस करने 2 सालों बाद, तो आज बैंक से 30 का लोन ले लें, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है ये। बैंक को 36 वापस करने 2 सालों बाद, कहाँ लिखा हुआ है 36 वापस करने 2 सालों बाद, इस पेबल ऑन यकम अप्रैल 19, तो आज उससे 30 का लोन ले लें तो 2 सालों बाद 36 वापस कर दीजिएगा, तो बीच में डिफरेंस इंटरेस्ट होगा 30 इंटू, लेकिन प्लीज़ ईयर एंड अनलकीली हमारा 31 दिसंबर है, तो 9 बटा अब ये 2 महीने कोशिश करके 1.5 महीना बल्कि रह गया, सुबह दोपहर शाम सब दे दें आप हमें। शुरू में आपसे सुबह मांगी थी, फिर दोपहरें मांगना शुरू किया, अब बात बढ़ गई है। सवाल अनलकीली था डिस्क्राइब, सिंस अ पार्ट ऑफ पेमेंट फॉर द लाइसेंस हैज बीन डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म, नॉर्मल क्रेडिट टर्म होती है 1 साल के अंदर अंदर, सो द लाइसेंस विल इनिशियली बी रिकॉर्डेड एट 80, दैट इज 50 million plus 30 million. The advertisement cost of 10 million incurred on the launching of the channel cannot be included in the cost of license and will be charged to P&L. The residual value of the license will be assumed to be zero since there is no active market and there is no commitment by third party. The amortization for the year will be 12 million calculated from unwinding of interest expense shall be recorded by increasing the liability with the same amount. यानी कि खर्चा भी रिकॉर्ड करो, लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड। बहरहाल ये कैलकुलेशन का तरीका मैं IAS 37 में सिखाऊंगा, ये भी एक तरीका है। ये तरीका पता है क्या होता है, देखें कि 36 को पहले 2 साल पीछे बुलाया, फिर 36 को 1 साल पीछे बुला लो, तो दरमियान में डिफरेंस 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, और उसका 9/12 कर दिया हमने। ये तरीका हम सीखेंगे कंसोलिडेशन में ही सीखेंगे, या IAS 37 में। कंसोलिडेशन नो, अब इस सवाल को घर में जाके ना भी कीजिएगा तो कोई मसला नहीं, बस एक बात ये सीखिए मैनेजमेंट की टेंशन नहीं देखनी, और दूसरी बात ये सीखी है कि रेजिडुअल वैल्यू वगैरह और डिस्काउंटिंग तो हाँ ठीक है, कंसोलिडेशन रेजिडुअल वैल्यू वगैरह की रिवीजन हुई है। रहने तो यार, अब तो सवाल बांटते हुए भी शर्मिंदगी होगी मुझे, चलो बांटो। पेज नंबर 24 है ये, पेज 24।
हमारा जब सब्सिडरी पे कंट्रोल होता है ना, तो फिर हम उसे कंसोलिडेट करते हैं। एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के ऊपर लिखें पी, a parent shall determine whether it is a parent by assessing whether it controls the investee। पेरेंट अपने आप को तभी पेरेंट कहेगा जब पेरेंट का इन्वेस्टी पे क्या है, कंट्रोल है, यानी सब्सिडरी पे कंट्रोल है। आगे काट दिया सारा, इस तरह भी काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं। एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ द ऑल द फॉलोइंग। आपका कंट्रोल तब होगा जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। पावर ओवर द, आमतौर पर 50% से ऊपर शेयर खरीदते हैं तो पावर तो वैसे ही आ जाती है। पावर ओवर द इन्वेस्टी, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स। सब्सिडरी से आपको डिविडेंड मिला था क्वेश्चन 12 के अंदर। सब्सिडरी आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देती है या डिविडेंड देती है? अगर ज्यादा कमाएगी ज्यादा डिविडेंड दे देगी, कम कमाएगी कम देगी, नहीं कमाएगी नहीं देगी। डिविडेंड का आज नाम सुने, वेरिएबल रिटर्न। एक्सपोज हो गए हम। याद रखिएगा, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करें आप एक्सपोज हो जाते हैं। ये नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि आप एक्सपोज हो गए हैं कि आपको वेरिएबल रिटर्न ही मिलेगा, आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिल सकता। एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न। लेकिन ये वेरिएबल रिटर्न भी ऐसा है, फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद इन्वेस्टी, इसमें आपको इन्वॉल्वमेंट की भी इजाजत है कि आप फुल इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं भाई? आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कितना डिविडेंड चाहिए। आप इन्वॉल्व हो सकते हैं इन्वेस्टी के साथ। और अगली बात, इतनी ज्यादा ताकत आ जाए आपके पास कि आप उस वेरिएबल रिटर्न की परसेंटेज भी डिसाइड करें। एबिलिटी टू यूज इट्स पावर, पेरेंट के पास इतनी ज्यादा ताकत आ गई है ओवर द इन्वेस्टी, यू फोन पे इतनी ताकत आ गई है आप में, टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इट्स रिटर्न, के उसके रिटर्न आप डिटरमिन कर रहे हैं। रिटर्न कौन सा है? वेरिएबल। और वो कौन सा है? डिविडेंड। इस सारी बात का मतलब यह है कि अगर आप एक सब्सिडरी को 47% ओन कर रहे हैं तो भी आप कंसोलिडेशन कर लें, कोई मसला नहीं, अगर 3 बातें साबित आप कर दें। नंबर 1, आप उससे कहें मेरी इस पे पावर है, मैं वेरिएबल रिटर्न इससे लेता हूं और मैं ही वो हूं जो अपनी पावर को यूज करते हुए अफेक्ट कर देता हूं उसके वेरिएबल रिटर्न्स। अगर आपके पास ये ताकत अवेलेबल है 47% शेयर लेके, तो अब आप इसको कंसोलिडेट करें, कोई मसला नहीं। और नीचे एग्जांपल्स आ रही हैं कब 50% से कम भी आपके पास शेयर हैं, यू कैन स्टिल गो फॉर कंसोलिडेशन, कहते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला नहीं, कंसोलिडेट कर लिया करो। अच्छा जी, तो सवाल क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी। तो पेपर में अब एमसीक्यू टाइप आएगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इन्वेस्टी, उसमें 4 ऑप्शंस दे देगा, आपने ये 3 ढूंढ के टिक करनी होगी। नंबर 1 वो याद कर लें, पावर ओवर इन्वेस्टी, एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न्स एंड एबिलिटी टू यूज पावर ओवर इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इट्स रिटर्न्स। वैसे कंट्रोल ना आमतौर पे एग्जिस्ट करता है व्हेन द पेरेंट ओन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अदर सब्सिडरीज मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। कहते हैं आमतौर पे तो मुझे पता है कंट्रोल तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास क्या हो, मोर देन हाफ, हाफ से नहीं गुजारा चलेगा, मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर। कहते हैं आमतौर पे मुझे पता है वैसे यही होता है। अच्छा, आप खुद ओन करें या अपनी सब्सिडरीज से ओन करें, इससे कोई मसला नहीं। आप डायरेक्टली ओन करें या अपनी सब्सिडरीज को मिला के ओन करें, यानी आप भी कुछ ओन कर लें और यूफोन भी कुछ ओन कर ले और उस कंपनी में ओवरऑल आप 50 पे पहुंच जाए तो भी ठीक है। इसको काट तो नहीं दिया था आपने? काट दिया था, चलें कोई नहीं, यहां टिक कर लें दोबारा इस तरह।
मादरत मेरे साथ साथ अब काटिएगा। ये PTCL है, ये यूफोन है और ये पोल्का आइसक्रीम है पुरानी वाली। PTCL ओन्स कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन यूफोन, यूफोन ओन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन पोल्का, यानी CB की सब्सिडरी है। देयरफॉर A कंट्रोल C इनडायरेक्टली, A इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल कर रहा है। C is described as being a consolidation of sub subsidiaries is not in this syllabus, लेकिन बस पता होना चाहिए एक लफ्ज सब सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी, सब्सिडरी की सब्सिडरी, मुझे क्या चीज़ है सब्सिडरी की सब्सिडरी, SRE की SRE, पता नहीं क्या वो बनेगा फिर। अ कंपनी माइट कंट्रोल अनदर कंपनी इवन इफ इट ओन्स, असल में ना कंट्रोल की बेस पे कंसोलिडेशन होती है, शेयर्स की बेस पे नहीं होती। कंट्रोल एविडेंस होता है 3 चीज़ों से जो यहाँ पढ़ी हैं। A company might control another company even if it owns shares which gives it less than half of the voting power. Such a company is said to have a de facto control over the other company. Other company से मुराद ऐसे लिख लें और such a company से मुराद PTCL. PTCL is said to have a de facto control. कैसे? PTCL, Ufone. 45% holding probably gives A complete control of B. कैसे? It would be unlikely आप फर्ज करें कि ये लाइन यहां लगी हुई अच्छी लगती है वैसे। अच्छा, आप फर्ज करें B के जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने 1% शेयर खरीदे हुए हैं, तो 45% शेयर मेरे पास हैं, 55% शेयर फर्ज कर लें 55 लोगों के पास हैं। अब मेरे ख्याल से उन 55 में से 5-6 तो आपके हाथ में वोट दे ही देंगे। तो कहते हैं हाँ, अगर दूसरी पार्टी इतनी स्ट्रांग हो के वो पूरे 55% ओन किए हुए हैं, यानी मैंने 45% ओन किए हुए हैं और बाटा ने इसके 55% ओन किए हैं, फिर तो बाटा ही कंसोलिडेशन करेगा, मैं तो नहीं करूंगा, फिर तो मैं फारग हूं। लेकिन अगर मेरा इतना कब्जा है कि 45% शेयर मेरे पास है और बाकी सबके पास 1-1% शेयर है, मींस के 45 लाख शेयर मेरे पास हैं और 1-1 लाख शेयर बाकी लोगों के पास हैं, तो बाकी लोगों ने मिलकर मेरा क्या बना लेना है। और उन जिन लोगों के पास 1-1 लाख शेयर हैं उन 55 में से कोई एक तो मेरे साथ मिल ही जाएगा, तो 2, 4, 5 भी मिल गए तकरीबन, तो मैं 50% या उससे ऊपर निकल जाना है। तो इट वुड बी अनलाइकली, ये बहुत अनलाइकली है, डेट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ अदर शेयर होल्डर्स वुड वोट टुगेदर, बाकी सारे मिली भगत आपके खिलाफ कर लें, बहुत अनलाइकली है। टू स्टॉप ए, स्टॉप तो कर सकते हैं वैसे, माने ना माने मिली भगत करके वो 55 के 55 में से 54-53 भी आपस में मिल जाएं तो वो उठा के ए को फारग कर सकते हैं, पूरी कंपनी बंद करा सकते हैं, यार हमने डिसीजन ले लिया कंपनी बंद करो। लेकिन कहते हैं इट इज वेरी अनलाइकली, किस दुनिया में फिर रहे हो, ये तो बहुत अनलाइकली होता है। जाहिर बात है कुछ लोग तो किसी का साथ दे ही देंगे ना, कुछ लोग तो ए के साथ खड़े होंगे। तो कंट्रोल है हमारा, ये डिफेक्टो कंट्रोल है, लेकिन स्टिल वी विल डू कंसोलिडेशन, यहां भी हम कंसोलिडेशन करेंगे और अजीब सी कंसोलिडेशन हो रही होगी। CRE को जा रहा होगा 47%, 45%, NCA को जा रहा होगा 55%, लेकिन होगी ये कंसोलिडेशन, क्योंकि 55% वालों की पावर नहीं है ना, वो बेचारे। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम बाकी शेयर होल्डर्स को वैसे ही एग्री करके मना लेते हैं, यार एग्रीमेंट में लिखो कि आज के बाद हमारी चलेगी, फिर तो ऑब्वियसली वो आपकी सब्सिडरी है। अ कंपनी माइट कंट्रोल, कंपनी P माइट, डिफेक्टो कंट्रोल ये था कि बाकी शेयर होल्डर छोटे छोटे थे। डिफेक्टो कंट्रोल असल में ये था कि बाकी शेयर होल्डर छोटे छोटे थे और मेरे पास ज़्यादा शेयर थे, तो बाकी कोई बड़ा शेयर होल्डर उनमें था नहीं। जैसे नहीं होता वोट हो रहे हों, इलेक्शन हो रहे हों, तो 10 बंदे खड़े हो जाएं, आपको पता है एक बंदे ने तो अच्छे खासे वोट ले जाने हैं, बाकी जो 9 बंदे हैं उनको थोड़े थोड़े वोट मिलने हैं, उन बेचारों का क्या बनना है। तो इस टाइप की चीज़ है ये, तो इसलिए कंट्रोल उसी बंदे का है। A company might control another company even if it owns shares which gives it less than half of the voting rights because it has an agreement with the other shareholders, क्योंकि आपका एग्रीमेंट हो गया अदर शेयर होल्डर से, which allow it to exercise, अगले शेयर होल्डर्स ने आपको इतनी पावर दे दी है कि अब आप कंट्रोल एक्सरसाइज करें। डन, बाकी तो हो गया था, मैंने आपको 2:30 बजे कहा था फ्री करने को, बट वी आर वेरी लकी, 2:22 पे हम फ्री हो गए हैं। अब हम MCQs इसके थोड़े देख लेते हैं, अगर कुछ साथ ही बैठ के नज़र मार लेते हैं तो
इन कॉन्सेप्ट्स के, कंसोलिडेशन के एमसीक्यूज नहीं, इन कॉन्सेप्ट्स के एमसीक्यूज। ये देखें एमसीक्यू नंबर 53 की तरह। ऐसे सही शुगर लगाने के लिए बुलाते हैं। मैं इसमें पता नहीं तैयार हो के आया था कि क्या क्या होना है। चलो अच्छा है, चलो मेरी तैयारी हो रही है ना, शायद मेरे बारे में फ़िक्रमंद है। वैसे इतना भी फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए मेरे बारे में। चलो कर लेते हैं फ़िक्र मेरी, शुक्र है मैं तो खुद नहीं करता इतनी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस दैट कंपनी विद इन द ग्रुप आर ट्रीटेड एज इफ दे आर सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। उनको एज्यूम क्या किया जाता है कि वो क्या हैं, सिंगल इकोनॉमिक यूनिट। अच्छा आप लोग पढ़ लें ऑप्शंस, मैं ज़रा उसका इस सोल्यूशन के लिए थ्योरी खोल रहा हूँ ताकि थ्योरी रेफर करके आपको बता दूँ। All subsidiaries, which two of the following are requirements of consolidation? All subsidiaries must adopt the accounting policies of parent in their individual financial statements. सब्सिडरीज को अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की में पेरेंट की पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंट बात थी, ये बात नहीं थी। बात पता क्या थी कि जब कंसोलिडेशन शुरू करने लगे, if a member of group uses accounting policy other than those in consolidated financial statements, तो appropriate adjustments are made to group financial statements। तो डेट ग्रुप मेंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज करें इन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेशन करते हुए चेंज कर लें, उसको मजबूर ना करें कि तुम अपने जाती अकाउंट्स में भी फाइफो यूज करो क्योंकि हम फाइफो पे हैं। ये बात थी सर। इन प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एडजस्टमेंट करें, उसकी सेपरेट बुक्स में जाके एडजस्टमेंट ना करें, उसको मत छेड़ें। वो सेपरेट बुक्स में जो कर रही है करती रहे, जब कंसोलिडेशन होने लगे तो उसे क्या कर दें, अपने मुताबिक ले आए। Subsidiaries with activities which are different to activities of parent should not be consolidated। ऐसी सब्सिडरीज जिनकी पेरेंट से एक्टिविटीज थोड़ी डिफरेंट हैं, कहते हैं उनको कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा है या हमने पढ़ा था सारी सब्सिडरीज को कंसोलिडेट होना है? ऑल द सब्सिडरीज को कंसोलिडेट होना चाहिए। ये बात गलत है। अगला पढ़ लेना यार, आप लोग मेरे साथ लगे रहते हैं वेलियां मारने। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी इंक्लूडेड फेयर वैल्यू। जी बिल्कुल। वर्किंग वन में इसी तरह करना होता है, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे लाना होता है। वो ऑब्वियसली एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं आ रहे होते, उनका सरप्लस आ रहा होता है फिर फेयर वैल्यू पे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स विद इन द ग्रुप मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन। जो प्रॉफिट अनरियलाइज हुए होते हैं, यानी पेरेंट ने सब्सिडी को चीज़ें बेच दी लेकिन सब्सिडी आगे नहीं बेच सकी, इनको कैंसिल हो जाना चाहिए कंसोलिडेशन के वक्त। यही तो करते हैं सारा, यही तो करते हैं और क्या करते हैं, यही तो पहले दिन से कर रहे हैं। Which of the following definition is not included in the definition of control? Having power over investee, ये तो है ना। Having exposure to variable return, we have the majority of shares in the investee। देखने में ये बात कितनी अच्छी है और सही लग रही है कि मेजॉरिटी शेयर्स हमारे पास हैं, लेकिन कंट्रोल की डेफिनेशन में नहीं है ना ये बात। कंट्रोल की डेफिनेशन कहती है इसे छोड़ो, अगर मेजॉरिटी शेयर्स नहीं भी हैं तो भी कंसोलिडेशन करो। तो ये नहीं है। हैविंग द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स, तो ये तीनों हैं। बेसिकली नहीं है तो ये टिक करना था।
कोई लिखता जाए कौन कौन से करें MCQs 51, 53। Which two of the following statements are correct while preparing consolidated financial statements? असल में मैंने पिछली दफ़ा वाले इसलिए खोले में, आप लोग आंखें बंद कर लिया करें क्योंकि आप लोगों को सोल्यूशन नजर आ जाता है। पिछली दफ़ा वाले इसलिए खोले में ताकि मुझे याद हो जाए मैंने कौन कौन से कराए थे। Which two of the following statements, क्योंकि मैं प्लान नहीं करके आया था, आज मैंने MCQs करानी है, वो अल्लाह का शुक्र है टाइम बच गया। Which two of the following are correct when preparing consolidation? Subsidiary cannot be consolidated unless it prepares financial statement to the same reporting date as the parent. नहीं, हमने कहा था 3 महीने का गैप एक्सेप्टेबल है अगर कोई मसला हो तो ये बात तो सही नहीं है। A subsidiary with a different reporting date may prepare additional statements for group reporting for consolidation purpose. Where period end is different, the subsidiary for may prepare additional financial information as of the same date. A subsidiary's financial statement can be included in consolidation if the gap between the parent and subsidiary is 5 months or less. 3 months or less. Where subsidiaries' financial statements are drawn up to a different reporting date from those of parent. मिसाल के तौर पे सब्सिडरी का है 30 नवंबर और पेरेंट का है 31 दिसंबर। एडजस्टमेंट्स शुड बी मेड फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द टू रिपोर्टिंग। एडजस्टमेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, असल में आइडियल ये था कि आप एडिशनल अकाउंट्स बना लें। फिर मैंने कहा था अगर नहीं बन सकते, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, तो फिर क्या कर लें, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इसमें क्या मसला। अब आंखें बंद करें। 48 When negative goodwill arises, that amount involved in computing goodwill should be reassessed. ये बिल्कुल हमने पढ़ा था। जब नेगेटिव गुडविल आ जाए तो जरा कैलकुलेशन चेक करो, हो सकता है आपने नेगेटिव गुडविल गलत निकाली हो। लेकिन व्हेन इट इज कंफर्म, जब कंफर्म हो जाए कि नेगेटिव ही है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है? P&L में ले जाओ, खर्चे में। नहीं खर्चा तो नहीं है, ये तो खुशी है, बल्कि कैपिटलाइज कर दो इसको बैलेंस शीट में जाके। नहीं, P&L में डाल दो। एडजस्टमेंट अकाउंट में इधर आती थी, तो इसको P&L में डालते थे ना, P&L में डालते थे। शोन एज डिडक्शन फ्रॉम नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में माइनस कर दो, ये तो नहीं करते थे हम। अब आंखें बंद करें। ऑन विच बेसिस मे अ सब्सिडरी बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन? किन बेसिस पे सब्सिडरी को कंसोलिडेशन से निकाला जा सकता है? ऑल सब्सिडरीज मस्ट बी, उसकी एक्टिविटी डिसिमिलर है। नहीं, ये बेस तो कोई नहीं है, ये ऐसी कोई बेस है ही नहीं वैसे स्टैंडर्ड में। हमारा इरादा है कि काफ़ी जल्दी इसको बेच देंगे सब्सिडरी को। खैर है, फिर भी कंसोलिडेट करो, कोई मसला नहीं, बेच देना। सब्सिडरी ऐसी कंट्री में है जहाँ पे वो पैसे नहीं मुझे भेज रहा सब्सिडरी काफ़ी अरसे से, क्योंकि उसके मुल्क ने मुझको, इथोपिया वालों ने पंगा डाला हुआ है, यार पैसे भी इथोपिया में ही रखो। ये भी कोई बेसिस नहीं है। दे द अबव 3 स्टेटमेंट्स आर नॉट वैलिड। ये बात सही है, ऊपर वाली स्टेटमेंट्स गलत हैं। ठीक है जी, अखें क्लोज करें और क्लोज ही कर दें इनको थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है यार, समीउल्लाह को बुलाओ। टेस्ट 8 की मैंने टेस्ट 7 की डिस्कशन करनी है, बाकी ज़रा चले जाएं जिन्होंने जाना है। और मैं बिल्कुल, मेरी डिस्कशन प्लान में नहीं थी, लेकिन कब मैंने जब 1-2 बच्चों के पेपर देखे हैं तो मैं हैरान होकर रह गया हूँ कि उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि अकाउंटेंट ओरिजिनल एंट्रीज़ में कैश की भूलता नहीं, सॉरी रॉन्ग एंट्रीज़ में, अकाउंटेंट रॉन्ग एंट्रीज़ में कैश की एंट्री भूलता नहीं। ये बेसिक रूल नहीं बच्चों को पता। और दूसरा बेसिक रूल बच्चों को ये नहीं पता कि रेक्टिफाइंग एंट्री में कभी कैश इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए उस टेस्ट की डिस्कशन करनी है। 2-3 लोग ज़रा बरकत के लिए बैठे रहिएगा, बाकी चले जाएँ, उनको बुलाएं, क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन ला दें। हाँ।